So what we are going to do in this particular segment, अपने न्यूटन्स लॉ का मोटा मोटी सारा कॉन्सेप्ट में डिस्कशन कर ही चुके हैं, स्प्रिंग छोड़ करके। स्प्रिंग के ऊपर हम लोगों ने कोई चर्चा नहीं किया, फ्रिक्शन को हम लोगों ने इन्वॉल्व नहीं किया है, बाकी कंस्ट्रेंट मोशन को हम लोगों ने कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व किया है, और उसके ऊपर अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया है। So now what we are proceeding towards is we are trying to take some problem that will involve use of calculus. तो कैलकुलस को इन्वॉल्व करते हुए अपने कुछ पहले सवाल प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको मैं ही करके दिखाऊंगा, और उसके बाद अपने देखते हैं कि कंस्ट्रेंट मोशन को और कितना ज्यादा इन्वॉल्व अपने कर पाए। तो कंस्ट्रेंट मोशन अगर आज इन्वॉल्व नहीं कर पाए तो नेक्स्ट लेक्चर में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो फिलहाल अपने ये देखना चाहते हैं कि अपने अगर न्यूटन्स लॉ में अगर कैलकुलस वाले पोर्शन को अगर इन्वॉल्व करना है, यानी कि अगर कोई पोर्शन अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा, देन हाउ आर वी गोइंग टू डील विद इट। So let us begin with the problems over here. तो अपने जैसे एक स्मूथ सरफेस मान लेते हैं, तो ये एक स्मूथ सरफेस है और इसके ऊपर अपने एक ब्लॉक को प्लेस कर देते हैं। Now this block is having mass m, और इसके ऊपर अपने सवाल जो लेते हैं उससे मैं बोल रहा हूँ कि एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है। When external force F is applied on it, which is making a angle theta with the horizontal. तो ये horizontal से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, and it is making an angle theta with the horizon. यहाँ पे एक बात मैं और लिखता हूँ कि F is equal to KT, where K is constant. इसका मतलब हो गया कि फोर्स जो है वो टाइम के साथ साथ बदल रहा है। The force is continuously changing with time. तो यहाँ जो अपने क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं, तो उसमें क्वेश्चन में पहला सवाल ये पूछता हूँ, find the time when block will get lifted off. Time when block will get lifted off the surface. तो जो सरफेस है, जो स्मूथ सरफेस है, उससे ब्लॉक कितने देर में उठ जाएगा, पहला सवाल। अच्छा, दूसरा सवाल ये आता है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट गेट्स लिफ्टेड अप। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक when it gets lifted। और तीसरा मुद्दा आ गया, distance covered by block before getting lifted। distance covered by block before getting lifted। तो ये कोई तीन मुद्दों के ऊपर अपने बात करेंगे। तो फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, फोर्स समय के साथ साथ बदलता है। तो अगर मैं यहाँ पे इस चीज को अगर करके दिखाऊं तो क्या हो रहा है उसको एक बार अगर देख, तो जैसे हम एक छोटा सा सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि एक सरफेस है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखी है। अब अगर फोर्स अगर इसके ऊपर अगर अपने कॉन्स्टेंटली अगर लगाएंगे तो व्हाट विल हैपन, ये धीरे धीरे करके ऐसे उठ जाएगा। तो जो ये उठ गया, ये इसी एंगल पे फोर्स लग रहा है, बट समय के साथ साथ फोर्स का वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ, तो ये जो है ये लिफ्ट ऑफ हो। तो इसका थोड़ा कोई डायमेंशन है, उसका ब्लॉक जो है, पार्टिकल जो है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो ये जो सरफेस पे है, ये ऐसे करते करते ऐसे लिफ्ट हो। तो कब लिफ्ट हो जाएगा, लिफ्ट होने के टाइम उसका वेलोसिटी क्या होगा और वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा अपने को ये बता। तो दिस इज द प्रॉब्लम इन व्हिच वी आर इंटरेस्टेड टू डील इन। तो इसको कैसे अपने डील करें, तो इसको डील करने के लिए सबसे पहले अपने डिस्कशन इस तरीके से स्टार्ट करते हैं कि फोर्स जो है उसका कंपोनेंट पहले तोड़ दिया, फिर अपने ऐसा बात करते हैं द वेट ऑफ द ब्लॉक इज डेफिनेटली एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगला इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलता हूँ वो ऐसा बोलता हूँ, जब भी कोई चीज किसी का संपर्क छोड़ देगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल बिकम जीरो। जैसी कोई चीज कांटेक्ट छोड़ेगा तो कांटेक्ट फोर्स जो है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है, इट विल बिकम जीरो। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे अगर अपने बात अगर देखें तो मैं सबसे पहले ऐसा लिखता हूँ, द वेट ऑफ द ब्लॉक इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये तो हो गया mg के इक्वल, द वेट ऑफ द ब्लॉक इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। फोर्स का अगर मैं कंपोनेंट तोड़ूं तो फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक कंपोनेंट होगा इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो वी विल हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स ओवर हियर। तो ये हो जाएगा kt cos थीटा, f cos थीटा, तो f kt है तो kt cos थीटा,
और ये सामने की तरफ हो जाएगा के टी साइन थीटा, और यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन्वॉल्व होगा सरफेस से जो एग्जर्ट हो रहा होगा, तो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन। तो ये हम लोगों ने कुछ ऐसा बात कर ली। तो यहाँ पे अगर मैं एक इक्वेशन अगर इस्टेब्लिश अगर करता हूँ तो मैं लिखता हूँ अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलोंग तो इक्विलिब्रियम, तो अगर इक्विलिब्रियम है यानी कि ऊपर लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स, तो n प्लस एफ साइन थीटा या के टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो अपने ये बात लिख सकते हैं पक्का कि ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स यानी कि n और के टी साइन थीटा कंबाइंड इज बैलेंसिंग द वेट व्हिच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये एक बात। तो जब टाइम ऑफ लिफ्टिंग आ जाएगा, एट द टाइम ऑफ लिफ्टिंग द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल सीज टू एक्ट, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा। तो अपने बोलते हैं व्हेन ब्लॉक गेट्स लिफ्टेड ऑफ, व्हेन ब्लॉक गेट्स लिफ्टेड ऑफ, तो अपने यहाँ पे लिखते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जीरो हो गया। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को अगर मैं जीरो करके अगर टी अगर निकाले तो टी नॉट अगर लिखे तो अपने लिख देते हैं एम जी बाई के साइन। तो ये हमारे पास पहले सवाल का जवाब हो गया, जिसमें ये पूछा जा रहा है द टाइम व्हेन द ब्लॉक इज गेटिंग लिफ्टेड ऑफ। ये हो गया पहला सवाल, सिंपल। एक केटी है, केटी कॉस थीटा हो गया, केटी साइन थीटा हो गया, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वेट नीचे की तरफ। तो अगर कोई चीज लिफ्ट ऑफ हो रहा है तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाना चाहिए। तो वाई एक्सिस के अलावा हम लोगों ने पहले इक्वेशन लिख दिया, अगर इक्विलिब्रियम है इसका मतलब हो गया जितना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है उतना ही नीचे की तरफ लग रहा है, और जब लिफ्ट ऑफ हो जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल सीज टू एक्ट, तो n विल बिकम जीरो। तो n को जीरो अगर कर दिया जाए तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास बचेगा kt sin थीटा इक्वल टू mg। तो t का वैल्यू हम लोगों ने निकाला, ये कुछ इस तरीके का था। Now the next thing that is asked is velocity of block when it gets lifted off। तो अब आगे जाते 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 फोर्स जो है वो कॉन्स्टेंटली टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, और जो आगे जाने वाला कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज के टी कॉस थीटा। तो आगे वाला जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है दैट इज के टी कॉस थीटा। तो अपने यहाँ पे एक बात ऐसा कर लेते कि द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन द एक्स एक्सिस डायरेक्शन, then this force is responsible for the velocity। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ m dv by dt। तो आई एम राइटिंग एक्सेलरेशन एज डेफिनेशन ऑफ फोर्स, तो एक्सेलरेशन को अपने लिख रहे हैं dv by dt। तो a is written as dv by dt and v can be written as dx by dt। तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन को पुट कर दिया dv by dt। तो अगर एक्सेलरेशन को अगर हम लोगों ने dv by dt अगर पुट किया तो फोर्स इन द एक्स एक्सिस डायरेक्शन इज kt cos थीटा which is equal to m dv by dt। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पूछा गया, हम लोगों को पूछा गया द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट गेट्स लिफ्टेड ऑफ। तो अपने लिखते हैं dv इज इक्वल टू k बाई m cos थीटा t dt। अब आता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अगर अपने करें तो टाइम को इंटीग्रेट अपने कर रहे हैं, बाकी सारा पैरामीटर जो है वो कांस्टेंट है। तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ मोशन द वेलोसिटी वाज 0 एट t इक्वल टू 0। और अब बोलता हूँ कोई टाइम t नॉट पे कोई वेलोसिटी v अटेन हो जाए, और हम लोगों को यही v पूछा गया जो वेलोसिटी अटेन हो जाए। तो जो वेलोसिटी अटेन हो जाता है उसका वैल्यू अगर लिखा जाए तो लिखते हैं v माइनस 0 यानी कि v is equal to k cos theta by m, and then over here we can write it as t square by 2। तो हो जाएगा t नॉट स्क्वायर बाई 2, और t नॉट का स्क्वायर अगर अपने कर देते हैं तो यहाँ पे अपने पास वेलोसिटी आ जाएगा। तो वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम अगर अपने लिखें देन इट इज इक्वल टू kt स्क्वायर बाई 2m cos थीटा। ये हो गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और अगर टी नॉट स्क्वायर अगर अपने यहाँ पे पुट अगर कर देते हैं तो वी आर गेटिंग k बाई 2m, और टी स्क्वायर अगर अपने करें यानी कि हो जाएगा m स्क्वायर g स्क्वायर k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो m और m कैंसिल, k और k कैंसिल, तो वेलोसिटी जो दूसरा सवाल जो हमारे पास पूछ रहा है उसका आंसर हमारे पास आ जा रहा है m g स्क्वायर बाई 2k साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर में cos थीटा। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट गेट्स लिफ्टेड ऑफ द। और ये जो हमने एक्सप्रेशन बनाया ये है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी किस तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा है, ये वो वाला इक्वेशन। तो अब जब अपने को डिस्टेंस निकालना है तो अपने इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये दूसरा सवाल का आंसर ये हो गया कि v at the time of getting lifted off is mg square by 2k sin square theta into cos theta। अब डिस्टेंस निकालने के लिए अपने क्या करना है, तो मैं लिखता हूँ वेलोसिटी कैन बी रिटन एज dx by dt। तो वेलोसिटी को अगर हम dx by dt अगर लिख देते हैं, तो here I write that vt can be written as dx by dt which is equal to kt square by 2m cos theta, kt square by 2m cos theta। तो यहाँ से जो अपने को dx निकालना है वो आ जाएगा, तो we get k cos theta by 2m, ये हो गया t square dt and then we are integrating both sides। तो ये कोई s डिस्टेंस कवर किया होगा और यहाँ पे अपने t नॉट टाइम पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिमिट हो गया 0 से लेकर के t नॉट, द t नॉट इज द टाइम व्हेन द ब्लॉक इज लूजिंग कांटेक्ट विद द सरफेस। तो अगर इसको अगर मैं सुलझा ले तो यहाँ पे आ जाता है s इज इक्वल टू k cos theta by 2m t क्यूब by 3, यानी कि t नॉट क्यूब by 3 है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज k cos theta by 6m and then we write t cube। तो t क्यूब में t नॉट क्यूब में अपने कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, तो t नॉट क्यूब में अपने वैल्यू पुट करेंगे ये वाला, ये जो t नॉट का वैल्यू है इसको पुट कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे, यानी कि mg by k sin theta का क्यूब। So this is the distance or the displacement of the block before getting lifted off, before getting lifted off the ground। ये कोई ऐसा बात आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या किया गया, थोड़ा सा हम लोगों ने कैलकुलस को इन्वॉल्व किया है, और कैलकुलस इन्वॉल्व करके कुछ इस तरीके का अच्छा सवाल पूछा गया कि एक ब्लॉक है उसके ऊपर फोर्स अगर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग विद टाइम है तो वो किस तरीके से लिफ्ट ऑफ करेगा। तो टेक इट डाउन। तो भाई उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपने ठीक तरीके से नोट कर लिया। ये सवाल अगर हो गया तो फिर अपने अगले पे अगर चलेंगे तो अगला भी ऐसा ही सेम। अगला सवाल को जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। हॉराइजॉन्टल सरफेस सेम है, इसके ऊपर हम लोगों ने ब्लॉक प्लेस कर दिया ऐसा, अंदर हम लोगों ने ब्लॉक प्लेस कर दिया ऐसा। फोर्स जो है इस बार फिर से वो भी फोर्स भी लगा दिया हम लोग। इस बार डिफरेंस ये है कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, एंड दिस टाइम व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर चेंजिंग एंगल विद टाइम। जो थीटा जो है थीटा इज इक्वल टू केटी, वी आर चेंजिंग एंगल विद टाइम। ये हो गया मास, वी आर चेंजिंग एंगल विद टाइम। तब सवाल साधारण सा है, सवाल ये है कि फाइंड नंबर 1 time when block get lifted off, time when block gets lifted off, और दूसरा सवाल है velocity of block when it gets lifted off। बस इतना, velocity of block when it gets lifted off। तो सेम पिछला जैसा सवाल हुआ वैसा ही सेम सवाल है। इस बार थीटा इज फंक्शन ऑफ टाइम, थीटा जो है वो टाइम के साथ साथ बदल रहा है, तो इंक्लिनेशन जो है वो समय के साथ साथ बदल रहा है। टी इक्वल टू 0 पे फोर्स सीधा सीधा लग रहा था, धीरे धीरे फोर्स को हम लोगों ने ऊपर की तरफ चेंज कर। तो नाउ यू अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम ओवर हियर। तो आप खुद से करें एक बार, टेक योर टाइम, ट्राई टू अटेम्प्ट इट ऑन योर ओन। तो हाउ डू वी स्टार्ट दिस प्रॉब्लम, सेम जैसे पिछला किया वैसे ही करना है। तो एक बात पहले ये हो गया कि भाई नीचे की तरफ वेट ऑफ द ब्लॉक इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हिच इज इक्वल टू mg। उसके बाद फोर्स का हम लोगों ने दो कंपोनेंट बनाए, एक हो गया F cos थीटा
जो KT लिख देंगे अपने थीटा की जगह, और F sin थीटा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं F cos KT और इसको लिख देते हैं F sin KT। ये ऐसा बात होगी, एक हो गया F cos KT, एक हो गया F sin KT। तो एक हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन। अब इसके साथ साथ एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? वो सरफेस से ऊपर की तरफ लग रहा है। अब कहानी फिर वही, जब ब्लॉक सरफेस से लिफ्ट ऑफ हो जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल बिकम जीरो, क्योंकि रिएक्शन फोर्स तब लगेगा ना जब दो सरफेस कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट फोर्स है, नहीं तो कांटेक्ट फोर्स किस बात। तो अब हम लोग यहाँ पे ऐसा बोलते हैं, at the time of lifting off, at the time of lifting off, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि F sin K T नॉट इज इक्वल टू mg। तो ये कुछ ऐसा आ गया होगा। तो यहाँ से अपने को T नॉट निकालना है, तभी अगर ये वैसे पहले बताया mg बाई f, अब क्या करें, साइन इनवर्स कर देते हैं। तो T नॉट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ mg बाई f और K से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया टाइम व्हेन द ब्लॉक इज गेटिंग लिफ्टेड ऑफ। दिस इज द टाइम व्हेन द ब्लॉक इज गेटिंग लिफ्टेड ऑफ। अब अगले मुद्दे पे आते हैं। अगला मुद्दा ये है कि वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट गेट्स लिफ्टेड ऑफ। तो वेलोसिटी के लिए अपने क्या करेंगे, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अपने सॉल्व करेंगे, यानी कि F cos KT को अपने सॉल्व करेंगे, उसको ma से इक्वेट करेंगे, और एक्सेलरेशन विल बी रिटन एज dv by dt। तो यहाँ पे मामला अपने ऐसे रख देते हैं कि F cos KT इज इक्वल टू m dv by dt। तो अपने लिख देते हैं कि dv इज इक्वल टू f by m cos KT dt। ये कुछ ऐसा आ गया हमारे पास। इसके बाद क्या करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो टाइम के साथ टाइम वाला पार्ट आ गया, dv तरफ आ गया, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया। तो cos KT एक फंक्शन ऑफ टाइम है, तो cos को इंटीग्रेट करेंगे, f by m कांस्टेंट है, बाहर है। अब अगर लिमिट अगर अपने देखें तो जीरो से स्टार्ट होता है और टी नॉट तक अपने इंटीग्रेट करेंगे। ये हो गया जीरो से लेकर के v तक। तो व्हाट वी गेट ओवर हियर इज v माइनस जीरो, यानी कि v इज इक्वल टू f by n। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ cos KT इज sin KT by k, और ये हो गया जीरो से लेके टी नॉट तक। अब टी नॉट का वैल्यू अगर अपने यहाँ पुट अगर करते हैं तो वी गेट v एज f by m k sin k, t naught will be written as 1 by k sin inverse of mg by f। तो ये वाले कैंसिल हो गया। साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ समथिंग इज दैट वैल्यू इटसेल्फ। ये आप नहीं जानते, हम आपको पहले बता देते हैं, अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो आप ये बात शायद नहीं जानते होंगे। तो अगर आप यहाँ तक अगर कर देते तो हम आपको ठीक है, कन्विंस्ड, फाइन। यहाँ ये एक क्लास 12 का कॉन्सेप्ट है जो अपने इस्तेमाल करें, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ mg by f इज mg by f। तो वेलोसिटी व्हेन इट गेट लिफ्टेड ऑफ इज इक्वल टू f अपॉन m के mg by f। तो f और f कैंसिल कर दिया जाए, k और k कैंसिल कर दिया जाए, तो v इक्वल टू g by k। तो वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट गेट्स लिफ्टेड ऑफ इज इक्वल टू g by k। हम एक मिनट लेकर के आपको ये वाला बात समझा देते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया। तो हमने यहाँ पे कुछ ऐसा किया, जैसे तुम बात को सोचते हो कि साइन थीटा इक्वल टू रूट 3/2। मेरे को पता है कि 60 डिग्री इसका वैल्यू है, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट 3/2। मेरे को पता है ना कि भाई ये 60 डिग्री। अब अगर मेरे को कोई पूछता कि भाई साइन इनवर्स ऑफ रूट 3/2 बताओ, तो मैं क्या बताता? मैं बोलता कि साइन इनवर्स ऑफ रूट 3/2 इज 60 डिग्री। तो साइन 60 इज इक्वल टू रूट 3/2। तो ये जो ये वाला जो बात है यही इधर आ जा रहा है। यही हम उधर समझाना चाह रहे थे कि अगर कभी ऐसा लिखा है कि साइन इनवर्स ऑफ कोई एक वैल्यू मान लेते हैं x, तो ये जो है ये x के इक्वल आ जाए। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x इटसेल्फ। तो ये जो है यहाँ पे यही वाला चीज किया गया कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/2 लिखते हैं अपने। जैसे पूछा जाता है कि साइन थीटा रूट 3/2 कब होता है, तो थीटा का वैल्यू आ जाता है कितना, 60 डिग्री आ जाता है आपके। तो हमने क्या किया, मैं इसको अगर एज इट इज अगर अपने यहाँ पुट कर देते साइन ऑफ साइन इनवर्स दिस इज 60 डिग्री, अगेन द वैल्यू विल कम आउट टू बी दिस, यानी कि यही वैल्यू फिर से आ जाए। तो यही एक प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आप क्लास 12 में पढ़ेंगे।
तो उसमें आपको ऐसा बहुत सारा प्रॉपर्टी बताया जाएगा। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने फिजिक्स में इस्तेमाल किया, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे अलग से एक बार बता दिया। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। इसको आराम से नोट कर लिया जाए। ये बात पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी कोई चीज लिफ्ट ऑफ कर रहा है, कोई भी चीज कॉन्टैक्ट सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट ब्रेक कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उस मोमेंट ऑफ टाइम के लिए 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आना जरूरी है। और उसके बाद हम लोगों ने बेसिक कैलकुलस का इस्तेमाल करके ए को डीवी बाई डी टी लिख करके हम लोगों ने इंटीग्रेट करके सॉल्व कर दिया। तो भाई एक और सवाल अपने लेते हैं। लेट अस टेक वन मोर प्रॉब्लम ओवर हियर। तो सवाल को ध्यान से सुन लिया जाए, आराम से पहले देख लें कि करना है क्या इसमें। थोड़ा अलर्ट होकर के जवाब। So we are considering two Atwood machine. We are considering two Atwood machine. तो ये दो किस्म का हम लोगों ने दो सिस्टम बना लिया। यहाँ मैं बोलता हूँ दिस इज हैविंग अ मास ऑफ 1 kg and this one is having a mass of 2 kg। हर केस में एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालना। यहाँ पे बोलता हूँ ये फिर से 1 kg है। और इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में यहाँ पे एक 20 न्यूटन फोर्स लगाया है। तो बी नाम दे देते चलो। तो फाइन ए बाई ए बी। सवाल ऐसा पूछा, एक्सेलरेशन ऑफ ए डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ बी बताइए। सोचा जाए, जल्दी से विचार किया जाए। टेक योर टाइम, सॉल्व इट आउट। तो उसको जब कोई पहली बार देख करके जवाब देता है तो बोलता है भाई आंसर 1:1 होगा, और वो गलत हो जाता है। और ये जब भी सवाल आता है उसमें ऑप्शन में एक बार ऑप्शन हमेशा 1:1 रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है भाई? यहाँ पे दिख रहा है कि 2 kg, तो लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पे 20 न्यूटन लगा। अब ये सवाल और ये सवाल में क्या अंतर है? एक सवाल बन गया। ये ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे मास नहीं है, यहाँ पे मास इन्वॉल्व है। मास इन्वॉल्व है तो एफ इक्वल टू एम जब करेंगे तो मास कंसिडर किया जाएगा। देखो कैसे करना है, करके दिखा देता हूँ। इधर जैसे 10 न्यूटन, इधर जैसे 10 न्यूटन। नाउ इन दिस केस बी केस व्हिच इज मच सिंपलर, ये 20 न्यूटन है तो पूरे रोप में 20 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा। अब अपने एक्सेलरेशन अगर निकाले ए बी, नाउ इट इज सिंपल फॉर अस। ऊपर की तरफ 20, नीचे की तरफ 10, एफ नेट हो गया 10 which is equal to mass into acceleration AB। The acceleration AB is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मामला इधर ऐसा है। ये दूसरे केस में अगर कोई मामला अगर फिट करें तो यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T। मैं बोलता हूँ ये A से नीचे जा रहा है, ये A से ऊपर आ रहा है, ये A हो गया तो ये भी A है। अब यहाँ पे अगर अपने इक्वेशन अगर पुट अगर करते हैं तो मैं बोलता हूँ 20 माइनस टी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A and T माइनस 10 इक्वल टू 1 टाइम ऑफ A। तो 10 इक्वल टू 3A। ये देखो, यही मैं बात बोल रहा था कि F नेट इक्वल टू A में जब आप लिखेंगे, यहाँ पे F नेट में 10 आया इक्वल टू 1 इंटू A। यहाँ पे टोटल मास 3 हो गया ना, तो दिस टाइम AA is equal to 10 by 3 meter per second square। So now if we will go into calculating the ratio of AA by AB, so AA is 10 by 3 and AB is 10, तो ये एक cancel हो गया, तो AA is to AB is 1:3। The ratio of acceleration is the ratio 1:3। तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कर सकते कि बस उसको एलिमिनेट कर दिया, मास वेट अगर सेम रख रहा है तो हम लोगों ने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया कि भाई ऐसा कर दिया जाए, वैसा नहीं चलेगा। तो इसको आराम से इस तरीके सॉल्व करना पड़ेगा। तो टेक इट डाउन, आराम से इसको नोट कर ले। So let us deal with the next one।
अगले मुद्दे पे आ जाते हैं अपने। अगले मुद्दे पे है, सवाल को पहले ध्यान से ड्रॉ कर दो, सिस्टम को पहले ड्रॉ आराम से कर लेने दो, और साथ साथ अपने एक बात बोल रहे हैं। पहले एप्लीकेशन बता देता हूँ कि मैं बना क्या रहा हूँ। तब जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब बड़े हाई राइज बिल्डिंग में जब काम करना पड़ता है, जब बाहर की तरह जैसे कोई स्काई स्क्रेपर है, तो उसको बाहर से कांच वाच को साफ करना पड़ता है, या बाकी दूसरा कोई काम करना होता है, तो उसमें एक आदमी बाहर की तरफ से चढ़ जाता है, फिर वो अपना सफाई करते हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो क्या करता है वो मैं आपको बताऊं। तो एक फिक्स सपोर्ट रहता है जो जनरली टेरिस या कहीं पे उसको मिल जाता है। उस सपोर्ट के साथ वो एक अपना मैनुअल एक लिफ्ट खड़ा करता है बाहर की तरफ। तो ये कहानी जो है बिल्डिंग के बाहर की तरफ। एंड देन द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज अटैच्ड ओवर हियर इज अ पुली। अब बात ऐसा है कि ये खुद को अपने आप को बैलेंस करे। तो अब अगर ये खुद अपने आप को बैलेंस करेगा तो ये ऐसा है कि ये एक बात हो गया, ये अंदर में एक रस्सी और आ गया, एंड नाउ दिस मैन इज हेल्ड इनसाइड अ केज लाइक दिस वेयर ही विल बी वर्किंग। और ये रस्सी आने के लिए थोड़ा सा इनलेट छोड़ दिया है। तब क्योंकि ये फिजिक्स का सवाल है तो हम लोग यहाँ पे खाली एप्लीकेशन में थोड़े फिजिक्स वाले एस्पेक्ट पे भी अपने चर्चा करना चाहते हैं। तो ये हो गया वो एक सिस्टम जो कि हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, डिजाइन कर लिया, एंड इनसाइड दिस पर्टिकुलर सिस्टम आई एम placing this particular man who is trying to be there in equilibrium। और यहाँ साथ साथ अपने एक काम करते हैं, मैं एक वेइंग मशीन अटैच करता हूँ। तो जो आदमी है वो एक वेइंग मशीन पे खड़ा, ऐसा मैंने कहा। तो मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन, ये ऐसा डिजाइन। सवाल हम आपको पढ़ के दिखा देते हैं। द मैन इज ऑफ मास 60 kg। द मैन इज ऑफ मास 60 kg and he is standing on a light weighing machine kept in a box of mass 30 kg। तो जो बॉक्स है उसका मास हो गया 30 kg। The box is hanging from a pulley fixed to the ceiling through a light rope, the other end of which is held by the man himself। So the other end of which is held by the man himself। The question बोल रहा है if the man manages to keep the box at rest, what is the weight shown by the machine? ये पहला सवाल। If the man manages to keep the block at rest, then what is the reading of the weighing machine? If the man manages to keep the block at rest, then what is the reading of the weighing machine? This is the first question that we have. The second question is, what force the man must exert on the rope to get his correct weight on the weighing machine? What force the man must exert on the rope to get his correct weight on the weighing machine? तो दो सवाल पूछा गया। एक सवाल ये पूछा गया कि भाई क्या किया जाए जब वो रेस्ट पे रखेगा, सिस्टम को रेस्ट पे रखना पड़ेगा ना, बेसिक खींच करके कुछ करके वहां बांध देगा, तो रेस्ट पे आ गया, वो अपना जो सफाई का काम करना अपना किया, तो कितना फोर्स लगा उस केस में, उसका वेइंग मशीन पे क्या वेट आएगा, और वो कितना फोर्स लगाए कि वेइंग मशीन पे उसका करेक्ट वेट आए। तो आपको इसके ऊपर विचार करना है, सोचना है। तो टेक योर टाइम, ड्रॉ द सिस्टम, ट्राई टू सॉल्व इट आउट। तो वी अप्रोच दिस प्रॉब्लम, हाउ डू वी गो अराउंड। तो इस सवाल को पहले ऐसे समझा जाए कि ये आदमी क्या कर रहा है, ये आदमी खींच रहा है किसी चीज को, तो इसको इधर पहले समझाया जाए कि पुलिंग वाले केस में क्या हो। जैसे पहले ये समझा, पहले इस केस को समझने की कोशिश। एक हम फिक्स सपोर्ट बना देते, यहाँ से एक रस्सी लटका देते, तो ये आदमी रस्सी चढ़ना चाहता है, तो रस्सी चढ़ने के लिए क्या तरीका, मंकी ले लो, आदमी ले लो, जो लेना है मंकी ले लो। तो मंकी का मास मान लेते हैं 10 kg, और मैं मानता हूँ कि मंकी वांट्स टू क्लाइंब अप विद 2 मीटर पर सेकंड। तो अब मंकी क्या करेगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो ऊपर क्लाइंब कर पाए। तो एक बात पहले समझना पड़ेगा, अगर आप रस्सी कभी चढ़े तो आपको खुद को एक अंदाजा होगा, अगर नहीं चढ़े तो कोई बात नहीं, हमको उसके पीछे का फिजिक्स कम से कम समझा दें।
तो उसमें क्या किया जाता है, एक हाथ से पहले रोप को फिक्स रखा जाता है, ये आपका बॉडी वेट को बैलेंस करेगा, और दूसरे हाथ से आप रोप को अपने तरफ खींचते हैं। तो when you are applying a force on the rope to pull it towards yourself, the rope will develop a tensional force as a reaction force and will try to pull you up. तब जब pull you up वाला हाथ आता है तो अपने दूसरा हाथ छोड़ करके इसको ऐसे पकड़ते, grab. Now again ये वाला हाथ से इसको फिर नीचे खींचते हैं, इसको फिर से सपोर्ट देते हैं, and then you go in the upward direction like this. तो बोलने का मतलब ये, जिस फोर्स से आप रोप को खींचेंगे उसी फोर्स से वापस रोप आपको खींचेगा, प्रोवाइडेड देयर इज अ फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट अगर नहीं है तो आप रस्सी कभी चढ़ ही नहीं सकते। तो इसीलिए तुम थ्रू आउट द टाइम जब भी कोई मिलिट्री मूवी देखा होगा या कुछ भी अगर ऐसा देखा होगा, एक वो भी आता है कि उसके एंड में एक एंकर बना रहता है, वो रस्सी के एंड में, और उसको ऐसे से घुमा करके ऐसे फेंकता है। तो फेंक करके पहले वो खींच के देखता है कि वो एंकर फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ। अगर एंकर फिक्स नहीं हुआ है देन द सिस्टम विल नॉट स्टे इन इक्विलिब्रियम, तो वो आदमी कभी रोप चढ़ ही नहीं पाए। तो एंकर फिक्स होना चाहिए, सबसे पहला काम तो ये हो गया कि यू नीड अ फिक्स सपोर्ट टू क्लाइंब द रोप। तो अगर इस सिनेरियो में अगर अपने बात अगर करें तो यहाँ मैं बोलता हूँ कि मंकी क्या करेगा, एक टेंशन डेवलप कराएगा रोप के अंदर, ये टी हो गया, जिससे खुद रोप पे चढ़ पाए। अब क्या होगा, इसका वेट नीचे की तरफ एक लगता होगा which is equal to 100 न्यूटन। Now he wants to go up with 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब सवाल सिंपल सा है कि t minus 100 is equal to 10 into 2, तो t minus 100 is equal to 20, तो t is equal to 120 Newton. So if he will be applying a force of 120 Newton, then he will accelerate up with 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये चर्चा अगर अपने यहाँ पे करें तो कैसे होगा, ये चर्चा जब यहाँ पे करें तो अपने ऐसा बोलते हैं कि पहले अपने को सिस्टम को रेस्ट पे रखना। तो द सिस्टम इज टू बी केप्ट एट रेस्ट, तो मैं बोलता हूँ कि अगर एक टेंशन टी डेवलप हो जाएगा तो यहाँ पे भी टी आ जाएगा, और पूरा वेट ऑफ द सिस्टम कितना हो गया, द टोटल वेट ऑफ द सिस्टम दैट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज 60 + 30, यानी कि 90 kg, यानी कि 90 किलोग्राम फोर्स या 900 न्यूटन। तो मैं यहाँ पे पहला एक बात लिखता हूँ कि जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू 2t एंड दैट मस्ट बैलेंस 900 न्यूटन, तो t इज टर्निंग आउट टू बी 450। तब तो क्या होगा, तब तो ये सिस्टम जो है वो रेस्ट पे रहेगा। तो जो पहला सवाल अपने को पूछा, पहला सवाल बोल रहा है कि जब ये सिस्टम रेस्ट पे है तो वेइंग मशीन पे क्या रीडिंग आएगा। तो अगर ये सिस्टम रेस्ट पे है तो t इक्वल टू 450 न्यूटन आएगी। अब अगर इसका एफबीडी मैं बनाता हूँ, तो नाउ इफ आई ड्रॉ दिस मैन ओवर हियर, और वेइंग मशीन के ऊपर हम लोगों ने पिछले दिन भी चर्चा किया था कि वेइंग मशीन क्या रीड करता है, वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स रीड करता है। तो यहाँ पे t जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है दैट इज इक्वल टू 450 न्यूटन, नीचे की तरफ मैन का वेट एक्ट कर रहा है विच इज इक्वल टू 600 न्यूटन, और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता होगा nr विच इज द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। तो वेइंग मशीन क्या रीड करेगा, nr इक्वल टू 150 न्यूटन, या आपने लिख सकते हैं उसका वजन कितना शो करेगा, 15 kg। तो वेइंग मशीन विल शो द मैन्स वेट टू बी 15 kg। ये तब जब सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, व्हेन द सिस्टम इज एट रेस्ट। अब अगला सवाल क्या पूछता है, अगला क्वेश्चन पूछता है कि कुछ ऐसा करो कि उसका ओरिजिनल वेट जो है वो रीडिंग पे आ जाए। ओरिजिनल वेट जो है वो रीडिंग पे आ जाए, अपने को कुछ ऐसा करना है। तो ओरिजिनल वेट अगर रीडिंग पे आ जाए तो अपने दूसरा सवाल को सॉल्व करते हैं। मैं इसको क्लियर करके दूसरा सवाल स्टार्ट करता हूँ, तो इसको अपने क्लियर कर लेते हैं इधर पूरा। So now our requirement is, तो पहला आंसर हो गया 15 kg। अब बोल रहा है कि कुछ ऐसा करना है कि 60 kg वेइंग मशीन पे आना चाहिए। तो अब अगर ये टी अगर अपने इस पे लगा है, ये टी अगर अपने इस पे लगा है, एंड इफ दिस एंटायर सिस्टम इज मूविंग विद अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, अब अगर ये एक्सीलरेट अगर कर रहा है तो अपने पास दो तरीका है इसको सॉल्व करने। एक तरीका हो गया कि मैं सबका इंडिविजुअल एफबीडी बना करके इसको सॉल्व करूं, दूसरा मैं सूडो फोर्स लगा के कर सकता हूं। तो अपने एक बार इसको इंडिविजुअल एफबीडी बना के, तो इंडिविजुअल एफबीडी अगर मैं बना के अगर करूं तो मैं बोलता हूं कि द सिस्टम विल एक्ट लाइक दिस, कि जो केज है वो केज कुछ ऐसा हो गया, और जो मैन है वो कुछ ऐसा हो गया, वो वेइंग मशीन के ऊपर। So now a tension force is created by the man which is pulling the man in the upward direction. The weight of the man is acting in the downward direction which is equal to mg. A normal reaction force is acting over here nr, and the man is going up with the lift with an acceleration। ये हम लोगों ने एक बात ऐसा बना,
ये ऐसा बात है कि एक आदमी खड़ा है, वो टेंशन डेवलप किया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ mg, और ये एक a का वैल्यू है। नेक्स्ट बात अगर अपने यहाँ पे इसके ऊपर अगर करें, तो ब्लॉक के ऊपर अगर करें, जो जो बॉक्स है उसके ऊपर अगर करें, तो मैं बोलता हूँ बॉक्स का वेट नीचे की तरफ लगता होगा कैपिटल mg। बॉक्स के ऊपर टेंशनल फोर्स यहाँ पे जो टी लगता होगा वो हो गया टी, ये वाला टी जो बॉक्स के ऊपर लग रहा है। और इसके अलावा जब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसको ये सप्लाई करेगा जमीन, तो जमीन के ऊपर भी तो एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा एनआर, अपने वो ड्रॉ कर लेते हैं। और ये जो है ये खुद भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो we get something like this over here. We get something like this over here. So we have two variables. We have t as variable, we have a as variable. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि अगर वही वेइंग मशीन पे अगर मेरे को रीडिंग अगर चाहिए, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 600 न्यूटन। Normal reaction force must be equal to 600 Newton. Then only I will be able to get the correct weight of the person on the weighing machine. तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अगर 600 न्यूटन है, तो मेरे पास यहाँ पे दो एक्सप्रेशन बनेगा। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा T माइनस ये वाला वेट, ये वाला, यानी कि दोनों मिला दे तो 900, विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास किसका लिया? मास बॉक्स का। और इसके ऊपर अगर अपने बात अगर करें तो T प्लस एनआर विच इज इक्वल टू 600 न्यूटन माइनस mg, तो mg कितना हो जाएगा? 600 न्यूटन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी कि 60 इनटू a। तो t इज वो टर्निंग आउट टू बी 60 a। तो t अगर 60 a के इक्वल अगर आ जाता है, माइनस 900 इक्वल टू 30 a, तो फ्रॉम हियर वी गेट 30 a इज इक्वल टू 900। तो a इज टर्निंग आउट टू बी 30 मीटर पर सेकेंड। तो a अगर 30 के इक्वल अगर आ जा रहा है हमारे पास, तो टेंशन जो लग रहा है वो कितना आ जा रहा है? टेंशन इज इक्वल टू 60 इंटू 30 जो पूछा गया हम लोग से, यानी कि 1800। तो मैन कितना फोर्स लगाएगा कि उसका खुद का रीडिंग आएगा? 1800 न्यूटन फोर्स जब आदमी लगाएगा तो उसका खुद का रीडिंग जो है वेइंग मशीन के ऊपर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 600 न्यूटन। तो इस सिस्टम को अपने ऐसे समझते हैं, एक एक करके उसका एफबीडी ड्रॉ किया गया एंड देन वी सॉल्व्ड इट आउट, वी सॉर्टेड इट आउट। तो अपने पास एक आंसर आ गया कि द फोर्स which the man must apply to get his own weight on the weighing machine is equal to 1800 न्यूटन। मैं मामला फिर एक बार समझा दूं। आदमी जब रस्सी को खींचेगा तो टी डेवलप होगा, टी इसके ऊपर भी है। अब ये इसका एफबीडी समझना जरूरी है, इसलिए ये एक बात तंग करता है लोगों को। ये समझ में आ जाता है, ये समझ में आ जाता है, ये समझ में आ जाता है, ये बात समझ में नहीं आता है ये ऐसे कैसे। तुम अगर एक केज के अंदर है, केज पे अगर तुम वेट लगा रहे हो, तो वेट केज तुम्हारे ऊपर भी लगा है। तो जो वेट केज और तुम शेयर करो दैट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसको अपने कांटेक्ट फोर्स भी। तो ये एनआर जो है ये दोनों के ऊपर लग रहा है। वेइंग मशीन जो है वो एनआर ही रीड कर रहा है। तो ये टी इसके ऊपर, इसका वेट नीचे की तरफ, एनआर ऊपर की तरफ, एंड देन वी अप्लाई एमए टू गेट दिस पर्टिकुलर आंसर। दोनों के ऊपर हम लोगों ने न्यूटन लॉ लगा दिया, यानी कि एफ नेट इक्वल टू एमए टू गेट दिस वैल्यू दैट इज 1800 न्यूटन। उसको नोट कर ले आराम से, टेक दिस डाउन।